नमस्कार साथियों, द स्टडी विजडम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय संधि प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम सर्वप्रथम संधि शब्द का अर्थ देखेंगे, मानक दृष्टि से संधि शब्द को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए व अनुस्वार के सामान्य नियमों को जानेंगे। वह संधि की परिभाषा को भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं संधि। संधि शब्द का संधि विच्छेद है सम धन धी, जिसका अर्थ है सम्यक बुद्धि, अर्थात सम्यकतया धारण करना या सम्यक रूप से एकत्र करना या फिर भली भांति वर्ण मैत्री करना। संधि का सामान्य अर्थ है जोड़, मिलान, मेल करना, संधान या मिलाना। अब देखते हैं संधि व समास में क्या भेद है। संधि वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, जबकि समास पद स्तर की प्रक्रिया होती है। संधि का विलोम शब्द विग्रह या विच्छेद होता है, जबकि समास का विलोम व्यास होता है। संधि दो निर्दिष्ट वर्णों के मध्य होती है, अतः यहाँ वर्ण संक्षिप्तीकरण होता है, जबकि समास दो समर्थ पदों के मध्य होता है, यहाँ पदों का संक्षिप्तीकरण होता है। संधि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, धन अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दो निर्दिष्ट वर्ण जब मिलते हैं तो इनमें जब विकार उत्पन्न होता है तो संधि प्रक्रिया घटित होती है। मानक दृष्टि से संधि को दो प्रकार से लिखा जाता है। संधि अनुस्वार के माध्यम से भी और आधे न के द्वारा भी लिखा जा सकता है, तो ये दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। इसके लिए हमें अनुस्वार के नियमों को जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं अनुस्वार के नियमों को। पहला नियम है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क वर्ग में से कोई हो तो म को क वर्ग के पंचम वर्ण अंग के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे समधन कट को संकट व संकट दोनों ही रूपों में लिखा जा सकता है। समधन कलन संकलन और संकलन, समधन गठन संगठन और संगठन, ये दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। दूसरा नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण च वर्ग में से कोई हो तो म को च वर्ग के पंचम वर्ण य के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे समधन चालन संचालन, संचालन, इस प्रकार इसका वैकल्पिक लेखन किया जा सकता है। समधन जीव को संजीव भी लिखा जा सकता है और संजीव, दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। तीसरा नियम है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ट वर्ग में से कोई हो तो म को ट वर्ग के पंचम वर्ण ण के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे टेम धन ट को टेंट व टेंट दोनों ही रूपों में लिखा जा सकता है। गम धन टा घंटा और आधा ण से भी इसे लिखा जा सकता है घंटा, दोनों ही रूप मानक दृष्टि से सही माने जाते हैं। चौथा नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण त वर्ग में से कोई हो तो म को त वर्ग के पंचम वर्ण न के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे समधन ताप संताप और संताप, ये दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। समधन दिग्ध संदिग्ध और संदिग्ध। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण प वर्ग में से कोई हो तो म को प वर्ग के पंचम वर्ण म के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समधन पदा संपदा और संपदा, ये दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। समधन बोधन संबोधन और संबोधन, इस प्रकार से
दोनों प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। छठा नियम है कि यदि म के पश्चात त वर्ग व प वर्ग के पंचम वर्ण न और म आए तो म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यदि एक उदाहरण के तौर पर देखें तो सन्यासी, सन्यासी में इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक और शब्द है सम्मिलित, उसमें भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका नियम है कि यदि म के पश्चात त वर्ग व प वर्ग के न और म आए तो वह उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। जब दो पंचम वर्णों का उपयोग किसी एक ही शब्द में हो तो दोनों वर्णों को अपने स्वरूप में ही लिखा जाना चाहिए, ऐसा नियम है। इसीलिए हमें इस प्रकार से ही इसे लिखा जाना चाहिए। सातवां नियम है कि यदि स्वर रहित म के पश्चात य, र, ल, व, श, श, स, ह इन वर्णों में से कोई वर्ण आए तो इनके स्थान पर नित्य रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। इन वर्गों के साथ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, इनका कोई भी वैकल्पिक लेखन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो सम धन यम, संयम, इसे अनुस्वार के द्वारा ही लिखा जाता है। संविधान, सम धन विधान, संविधान, सम धन रक्षक, संरक्षक, सम धन लग्न, संलग्न, सम धन हार, संहार। इस प्रकार स्पष्ट है कि संधि और संधि दोनों ही शब्द मानक दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से दोनों ही सही माने जाते हैं। अब देखते हैं संधि की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु ने संधि की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक माना गया है। सामान्य रूप से यदि देखें तो सामान्य परिभाषा के तौर पर देखते हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि उनके मिलने से दोनों पदों के मध्य विकार, आदेश, आगम, एकादेश या लोप इनमें से कोई एक प्रक्रिया घटित हो तो उसे हम संधि कहेंगे, अन्यथा संयोग माना जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी धन घाट शब्द बना पनघट, यह विकार प्रक्रिया से बना शब्द है। अति धन आचार शब्द बना अत्याचार, यह आदेश प्रक्रिया से बना शब्द है। अब देखते हैं कि परिभाषा में विकार शब्द आया है। अब इस विकार का क्या अर्थ होता है? विकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के विकार संधि में बताए गए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला विकार है आदेश। आदेश शत्रुवत होता है। इसका अर्थ होता है दो वर्णों के स्थान पर कोई अन्य वर्ण हो जाना। आदेश प्रक्रिया से विकार यण, अयादि, विसर्ग व व्यंजन संधि में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जगत धन नाथ शब्द बना जगन्नाथ, इसमें त के स्थान पर न हो गया, क्योंकि इसमें दो वर्णों के स्थान पर कोई अन्य ही वर्ण आ गया तो यह आदेश प्रक्रिया से बना शब्द है। जगत धन ईश जगदीश, इसमें भी आदेश प्रक्रिया के द्वारा त द में परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं एकादेश। एकादेश यह भी शत्रुवत ही होता है। इसमें दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाना ही एकादेश कहलाता है। यह प्रक्रिया दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में अपनाई जाती है। इसी प्रक्रिया से इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे शब्द देखेंगे स्वार्थ, स्व धन अर्थ से मिलके स्वार्थ शब्द बना, यानी कि अ और अ मिलके आ बन गया। और रमा धन ईश रमेश, यहाँ आ और ई मिलके ए बन गया। तो ये एकादेश प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें
दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। आगम, आगम मित्रवत होता है। इसमें दो वर्णों के मध्य किसी नए वर्ण का जुड़ जाना, यह प्रक्रिया व्यंजन संधि में प्रयुक्त होती है। चौथी प्रक्रिया है लोप। इस प्रक्रिया में वर्णों का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अतः धन एव शब्द बना अतएव, इसमें विसर्ग का लोप हो गया। पांचवी प्रक्रिया है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा ही रहना। अब शब्द है मनः कामना, इसका संधि विच्छेद भी इसी रूप में होगा। प्रातःकाल, इसका भी संधि विच्छेद इसी रूप में होगा। संधि वर्ण स्तर की प्रक्रिया होती है और वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में हमेशा स्वर का स्वर से ही मेल होता है, जबकि व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन के साथ भी मेल होता है, व्यंजन और स्वर भी मिलते हैं, व्यंजन और व्यंजन का मेल भी होता है। यानी कि व्यंजन संधि में तीन प्रक्रिया से मेल देखा जाता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर के साथ भी मेल होता है और विसर्ग का व्यंजन के साथ भी मेल होता है। इस प्रकार संधि के परिचय का व संधि की परिभाषा को समझने का यह अध्याय पूर्ण हुआ। अगले भाग में हम स्वर संधि व उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।